हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर की एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज की कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहे हैं, ये कौन से कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, उन सबको अपन आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलें अपन। बिल्कुल, तो एनसीईआरटी डब्ल्यूपी यानी वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है, वर्क इन एनर्जी, बेसिकली उस चैप्टर का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। जो वर्क की अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर में बताई गई है, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको ये जो लिस्टेड पॉइंट्स है या लिस्टेड सेंटेंस है, लिस्टेड कंडीशंस है, इनमें बताना है कि यहां पर वर्क हुआ है या नहीं। तो बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, हमारे आधार पर वर्क होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट causes the displacement। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता हूं और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तभी मैं बोलूंगा कि यहां पर वर्क हुआ है। क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? अब अपन एक एक करके इन स्टेटमेंट्स पर आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो स्विम कैसे करते हैं बेटा? अपन ऐसे ऐसे करके करते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि हम वाटर के ऊपर एक एक्शन फोर्स कर रहे होते हैं, यानी वाटर के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होते हैं पीछे की इस पर, तो वो होता है हमारा एक्शन फोर्स। और उस एक्शन फोर्स की रिएक्शन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, जो होता है हमारा रिएक्शन फोर्स। यानी कि यहां पर फोर्स लग रहा है, क्या ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स। और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? उसका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो फिर यहां पर वर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर बोलेंगे वर्क इज डन। वर्क इज डन। क्या होगा बेटा? वर्क इज डन। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट। आ जाते हैं अपन। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डोंकी यानी एक गधा है जो अपनी पीठ पर क्या कर रहा है? एक लोड कैरी करके रखा हुआ है। ऐसे होते हैं गधे, ठीक है। वैसे गधों की कोई शक्ल नहीं होती, दूसरे आकार में भी हो जाते। अब इस गधे ने इसके ऊपर यहां पर लोड रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। अब उस लोड पर आप बताओ, उसने लोड रखा हुआ है तो वहां पर वर्क होगा या नहीं होगा? ठीक है, मेरी बात सुनना। वहां पर वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऐसी बात नहीं कर रहा है कि डंकी जो है वो उसको लेकर चल रहा है, वो एक स्टेशनरी डंकी की बात कर रहा है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या होगा बेटा? वर्क इज नॉट सेड टू बी डन, वर्क डन नहीं होगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? देयर विल बी जीरो वर्क। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो वर्क। सब लोगों को क्लियर है? एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे इनको। दूसरा, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक कुएं से एक विंड मिल जो होती है, कुएं के अंदर से वाटर को लिफ्ट कर रही है। यानी वाटर को लिफ्ट करने के लिए वो एक फोर्स लगा रही होगी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है क्या? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। यानी कि फोर्स भी है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर भी मैं बोलूंगा वर्क इज डन। वर्क इज डन। क्या होगा बेटा? यहां पर भी वर्क इज डन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। यहां पर देखो, ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अरे ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो होने दो। ग्रीन प्लांट के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है, ग्रीन प्लांट के अंदर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है। मींस यहां पर क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा, यानी जीरो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन क्या कर रहा है? जुग 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 करता पूरी ट्रेन को पुल कर रहा है, पूरी ट्रेन को पुल कर रहा है। यानी इंजन क्या हो रहा है? इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसी डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहां पर फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो क्या बोलेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन, यानी वर्क इज
डन। क्या हो जाएगा यहां पर भी, वर्क हो जाएगा बेटा। अब देखो फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स जो हैं आपने बाहर रख दी और वो सन से ड्राई हो रही है। इज देयर एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो फिर यहां पर क्या होगा, जीरो वर्क इज सेट टू बी डन, यानी यहां पर कोई वर्क नहीं होगा। क्या होगा बेटा, यहां पर कोई वर्क नहीं होगा, यानी जीरो वर्क होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वाले पे बोलते हैं। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सेल बोट जो होती है वो विंड एनर्जी से मूव करती है। अब सेल बोट होती है वो मूव कर रही है। मूव कर रही मींस देयर इज शुड बी डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो होगा, ठीक है। और वो विंड डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वो विंड फोर्स लगा रही होगी, यानी कि वो विंड जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। यानी यहां पर भी क्या होगा, वर्क इज सेट टू बी डन, यानी वर्क इज डन। ठीक है, यानी कहां कहां पर वर्क डन हो रहा है, पहले वाले में, दूसरे में जीरो, तीसरे वाले में हो रहा है, चौथे में जीरो, फिर इसमें हो रहा है, फिर यानी अल्टरनेटिव चल रहा है ये। ठीक है, और क्यों हो रहा है इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity? यहां पर हमें दो चीजें नोटिस करनी है, एक तो ग्रेविटी और एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों कहां पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। अब अपन देख लेते हैं, यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा, बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इस प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे इस बॉल को, किसको, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूं करके फेंक दिया, तो ये यूं करके यूं करके यूं करके यहां आ जाएगा, यानी यहां पर आके गिर गया, m मास का है, ये यहां से यहां आकर गिर गया, यही होगा। दिस विल बिकम इट्स इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। और ये इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉराइजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है दोनों, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब ये बताओ कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी कहां लगती है, ग्रेविटी फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ, यानी फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, फोर्स ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ऐसे ही होगा, डाउनवर्ड। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्या कोई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये अर्थ इस पर था तो इस पर ही वापस आ गया। यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, ये वापस उसी ग्राउंड पर है डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, यहां पर जीरो। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बिकम नॉन जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये डिस्प्लेस हुआ, यहां था यहां आ गया, यानी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बिकम नॉन जीरो। बट यहां पर देखना, यहां पर देखना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये अगर ऑब्जेक्ट है इस पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स ऑलवेज कैसा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री। क्या इस केस में वर्क डन हो सकता है क्या, नहीं। जब एंगल 90 डिग्री होता है एफ एंड डी एस में, तो यहां पर cos थीटा 90 डिग्री लिखना पड़ता है और ये होता है जीरो, यानी कि दोनों केस में वर्क डन जीरो होगा। इसमें तो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा, और यहां पर इसलिए होगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए जीरो होगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस क्या होगा, यहां पर वर्क डन विल बिकम जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, सबको क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखते ही आपसे क्या पूछता है, ये आपसे पूछ रहा है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। अगर बैटरी जो होती है वो बल्ब को लाइट करती है, यानी जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, यानी कि यहां पर एक बैटरी होगी, ठीक है, और इसको मैं बैटरी बोल देता हूं। इस बैटरी का एक प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस टर्मिनल होगा, दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस। तो यहां से ऐसे करके एक बल्ब लगा होगा इस पर, ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा, ठीक है, ये होगा, ये बल्ब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। वास्तव में यहां पर क्या हो रहा है, किस टाइप का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन
हो रहा है। तो यहां पर बैटरी के अंदर ऑलवेज क्या होता है बेटा, कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी के बाद ये जब सर्किट में जाती है तो सर्किट के अंदर कौन सी एनर्जी बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये सर्किट जब बल्ब को ग्लो करता है तो यहां पर क्या निकलती है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी प्लस क्या निकलती है बेटा, इससे गर्मी भी उत्पन्न होती है, हीट भी होती है यहां पर, तो इसको बोलेंगे अपन हीट एनर्जी। यानी दो एनर्जी बल्ब के अंदर जाकर काम हो रहा है। यानी कि पहले यहां पर अपन ट्रांसफॉर्मेशन की फेजेस को डिस्कस करें तो पहली फेज में क्या थी, केमिकल एनर्जी। इन फर्स्ट फेज देयर वाज केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी बेटा, केमिकल एनर्जी। और फिर उस केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है। और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई बेटा किसमें, वो हुई आपकी किस एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी के साथ साथ किसमें हुई, प्लस हीट एनर्जी। ये दोनों में वो कन्वर्ट हो गए। दिस इज द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को क्लियर है बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changing its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second, calculate the work done by the force। Means यहां पर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बेटा, 20 kg, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेट सपोज, और ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है, मैंने ये डायरेक्शन ली, इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। कैसी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, 20 kg के ब्लॉक की कितनी हो रही है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये फोर्स इस पर लगा हुआ है, इस फोर्स से ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, फोर्स यानी वर्क एंड एनर्जी में रिलेशन बताया था। कभी भी कोई वर्क होगा यानी कि एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्क, यानी एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होएगी। तो यहां पर इसकी जो एनर्जी होएगी, इसकी एनर्जी एट इनिशियल जो होगी और एनर्जी एट फाइनल जो होगी, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, मान लो यहां पर कुछ एनर्जी है और यहां पर कुछ एनर्जी है, तो ये एनर्जी में जो बदलाव आएगा, हो सकता है इसकी एनर्जी बड़ी हो सकता है इसकी एनर्जी घटी हो। तो ये किसकी वजह से हुआ है, जो वर्क डन इस पर हुआ, यानी दैट एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू द वर्क डन। मींस यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी। ध्यान देना, यहां पर जो वर्क किया जाएगा वो वर्क गया कहां पर, यहां पर जो वर्क किया जाएगा वो वर्क कहां पर गया, इनकी एनर्जी में चेंज करने में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज विल बिकम द वर्क डन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। अब यहां पर देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा की के ई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल कंडीशन। और अच्छा, चेंज निकालना है तो पहले फाइनल कंडीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल कंडीशन, ये होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल पे कर रहे थे अपन 2 मीटर पर सेकेंड है, हाफ एम क्या है भैया, 220 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यही होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ इंटू एम वी स्क्वायर यहां पर यूज कर रहे हैं अपन, और माइनस ये इनिशियल पे क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम क्या हो जाएगा 20 kg, और यहां पर क्या है V5, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू 20 को तो मैं यहां पर ले लेता हूं कॉमन, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 4 माइनस ये हो जाएगा यहां पर 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 10 टाइम्स, यानी कि आएगा 10 इंटू माइनस 21, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा के ई विल बिकम -210 जूल। क्या आ जाएगा बेटा, जूल में आ जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, और ये होगा एनर्जी चेंज। और ये नेगेटिव क्यों आया,
नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा ये इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। मींस द डायरेक्शन वी हैव कंसीडर्ड इज रॉन्ग। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? ये होनी चाहिए इसके ऑपोजिट, इसके मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होनी चाहिए, ये बताता है ये नेगेटिव चेंज। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? वर्क डन के इक्वल। तो W क्या हो जाएगा बेटा? -210 J। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है बेटा? ये क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट A ऑन अ टेबल, इट इज मूव टू अ पॉइंट B इफ द लाइन जॉइनिंग A एंड B इज हॉरिजॉन्टल, what is the work done on the object by the gravitational force? explain your answer। ठीक है, अब यहां पर देखना है, एक पॉइंट है A, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल बना दूं मैं। टेबल क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल टेबल बना दिया मैंने। ओके, एक पॉइंट है A, बिल्कुल, दूसरा पॉइंट है B। वो क्या बोल रहा है कि एक 10 kg का जो मास है वो A से B तक ले जाया गया है, ठीक है, और यहां पर मास क्या है? वो 10 kg का। ये जो ब्लॉक ले जाया जा रहा है ये 10 kg का है, जो कहां से कहां ले जाया जा रहा है? A से B तक, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? अच्छा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, यानी डाउनवर्ड लगता है। दिस विल बिकम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर वर्क डन क्या होगा? अच्छा, ए से बी में गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। यहां पर क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं अपन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट are perpendicular, not parallel, perpendicular to each other, so work done by gravitational force, आपको इस तरह से लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम जीरो, जब परपेंडिकुलर होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन जो होता है वास्तव में वो क्या होता है? F इंटू ds cos थीटा। ये यहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, बिकॉज ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसलिए cos आता है। cos अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे केस में cos 90 की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम जीरो, यानी कि यहां पर वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा इन दिस केस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाई? ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग, ठीक है। ओह नो, तो ये ऐसे चल रहा है। अब ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिर रहा है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? आपको पता है mgh होगी। क्या होगी? mgh, क्योंकि ये h हाइट से गिर रहा है, ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीली फॉलिंग यानी इसके ऊपर कोई यहां पर एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं दी गई, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो, बिकॉज इसकी स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड वो जीरो है। क्या है बेटा? जीरो है। अब ये बताओ डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, अगर मान लो ये यहां पर आ जाए h/2 पर आ जाए ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये हाइट यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? h/2 हो जाएगी।
तो h/2 पर आते हैं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, mg इंटू h/2, तो mg h/2 होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इस प्रोसेस में बेटा, डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, mgh/2 यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई उतनी किसमें वृद्धि आ गई, किसमें इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इट मींस टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। और T यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। इसको ही बोलते हैं हम क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि यहां पर एनर्जी कैसी है बेटा, कंजर्व्ड है, ये वॉयलेट नहीं कर रहा, ये वॉयलेट नहीं कर रहा एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को, बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछे क्यों, बिकॉज यहां पर वो हो गया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, यू हैव 10 कॉइन्स, एक रुपए के 10 कॉइन है, ठीक है। आपके पहले एक ही पॉकेट में रखे हुए हैं। लेट सपोज मैं आपको भी यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं, ये आपकी पैंट है, ठीक है, और यो आप है, ये ऐसी कुछ मुंडी बनी हुई है, यो आपका हाथ है, ठीक है। अब इस पैंट की एक पॉकेट है, इसमें आपने 10 सिक्के रखे हुए, 10 सिक्के एक के, और इधर भी एक पॉकेट है जिसमें अभी खाली है, बिल्कुल खाली है। टोटल कितना हुआ आपके पास, टोटल कितना सिक्के हैं, टोटल कॉइन कितने हैं, 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको बोला गया कि इस पॉकेट को खाली करो, तो आपने इस पॉकेट को खाली करना शुरू कर दिया, इस पॉकेट में 9 कर दिए, इसमें 1 कर दिए, तो भी टोटल कितना है, 10। यानी कि एक पॉकेट में से कम हो रहा है तो दूसरे पॉकेट में ऐड हो रहा है, यानी तुम्हारे पास तो अभी भी कितने हैं, 10 है। तो दिस एनर्जी कंजर्वेशन एक्स लाइक दिस। अगर तुमने इसमें से एक और सिक्का निकाला तो तुम्हारे पास यहां 8 हो गया, तो यहां 2 हो जाएंगे, दूसरे में 2 सिक्के हो जाएंगे, बट टोटल विल बिकम सेम, ठीक है। यहां पर एक और निकालोगे तो 7 हो जाएंगे, यहां पर 3 हो जाएंगे, तो टोटल विल बिकम सेम। इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह में चली जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। यानी कि ये वाली पॉकेट को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दो तो ये वाली पॉकेट आपकी काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे हो, तो इस पॉकेट में से इस पॉकेट में जा रहा है, बट टोटल विल ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन तो फॉलो करेगा हमेशा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, आपसे ये क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। आप जब एक बाइसिकल चला रहे होते हैं, मतलब आप एक बाइसिकल चला रहे होते हैं, तो ऐसे में कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ऐसा ही कुछ होता है बाइसिकल का सीन। देखो मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आता, बनाना नहीं आता। यहाँ पर कुछ सीट वीट होती है अपनी, इस सीट पे आराम से बैठते हैं आप, और आपने ऐसे बैठ गए आप, बम 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 बम, ये पैडल दे रहे हैं, यहाँ पर चक्का है, इस चक्के से यहाँ पर चेन लगी हुई है, और गुड गुड करके आप दे रहे हैं, ठीक है, बैठे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भाई हम आप पैडल देते हैं तो बॉडी के अंदर से कौन सी एनर्जी निकलती है बेटा, मस्क्यूलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मस्क्यूलर एनर्जी, मस्क्यूलर एनर्जी। और उस मस्क्यूलर एनर्जी से जो अंदर की एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, जब ये साइकिल दौड़ रही होती है, जब ये साइकिल दौड़ रही होती है, तो ये साइकिल दौड़ने का मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कन्वर्जन इन मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और जब आप ऐसे राइडिंग करते हो तो आपको बहुत पसीना आता है ना, बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत पसीना आने लगता है जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यानी कि समवॉट हीट इज आल्सो रिलीज्ड। क्या, हीट, यानी कि आपकी मस्कुलर एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। किसमें हो जाएगा बेटा वो, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और साथ के साथ किसमें कन्वर्ट होगी, वो प्लस हीट एनर्जी, प्लस कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन होता है जब आप बाइसिकल को राइड करते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई अब इसमें डाउट होएगा, क्योंकि अब मैंने खुद आपको साइकिल पे बिठा दिया है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अपन यहां पर डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि does the transfer of energy take place when you push a huge rock
विद ऑल योर माइट, यानी कि जितना बल जितना दम तुम में पूरा दम लगा देते हो, ठीक है, उसके बाद एंड फेल्स टू मूव इट, उसके बाद भी तुम उसे हिला नहीं सकते, ठीक है ना। यानी बहुत बड़ी चट्टान है, उस चट्टान को दम लगा के मतलब पूरा जोर लगा देते हैं, फिर भी वो चट्टान नहीं फिसलती। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, तो जो एनर्जी आप स्पेंड कर रहे हो वो कहां जाती है, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा है। तो एनर्जी से अगर वर्क नहीं हो रहा है यानी मैकेनिकल एनर्जी में कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि मस्कुलर एनर्जी, ऐसी एक्टिविटी में जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो किस किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है बेटा किसमें, एक तो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, और जब मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में होती है साथ के साथ हीट भी जनरेट होती है, पसीना बहुत आता है ना, तो किसमें होती है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। लेकिन अब आप यहां पर देखोगे कि यार ये रॉक तो फिसली नहीं है, ये रॉक जो है ये बहुत बड़ी रॉक थी, इस रॉक पर आप दम लगा रहे थे, बिल्कुल अच्छे से आप जोर लगा रहे थे इस पर, तो ये रॉक तो फिसली नहीं, आप लगा रहे हो बहुत भारी जोर लगा रहे हो इस पर, लेकिन रॉक तो फिसली नहीं, यानी कि यहां पर क्या होगा, देयर इज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो, यानी कोई मैकेनिकल वर्क हुआ ही नहीं, यानी कोई मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो दैट विल बिकम जीरो, यानी ऑल योर मस्कुलर एनर्जी, ऑल योर मस्कुलर एनर्जी, ऑल योर मस्कुलर एनर्जी गोज टू व्हाट, goes to heat your body और will get converted into the heat energy, और इससे आपको बहुत पसीना आने वाला है, बहुत हीटिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जी अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि a certain household has consumed 250 units of एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, यानी कि जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो जूल्स में कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। यहां पर बोल रहा है कि एक हाउस होल्ड जो है वो 250 यूनिट, कितना यूनिट, 250 यूनिट एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ यूज करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी होगी 250 यूनिट्स, ठीक है ना। अब एक यूनिट का मतलब क्या होता है मैं यहां पर बता देता हूं आपको, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट हावर, यानी कि 1 किलोवाट की कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 घंटे के लिए जलती है तो उसको बोलते हैं हम 1 यूनिट। तो उसका एनर्जी कंजप्शन कितना होता है बेटा, 1 यूनिट। माने 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट, 1000 वाट का कोई बल्ब अगर आप 1 घंटे तक लगातार जलाओगे तो उससे आपकी एनर्जी कितनी जाएगी, 1 यूनिट जाएगी, और 1 यूनिट का ही आपको बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो भाई, किलोवाट का मतलब हो गया कि इसको वाट में कन्वर्ट करो तो 1000 वाट, और अगर मैं हार्ट्स को कन्वर्ट करूं किसमें, हार्ट्स को किसमें कन्वर्ट करूं मैं, सेकंड्स में, तो ये हो जाएंगे 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा फाइनल कन्वर्जन, ये हो जाएगा 33.6 इंटू 10⁻⁶ हो गया, ये हो जाएगा वाट इंटू सेकंड। वाट इंटू सेकंड क्या हो जाता है, वाट होता है जूल पर सेकंड होता है वाट, पावर होती है, पावर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफर की रेट है। तो यहां पर अगर मैं सेकंड लिख दूं तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्या आ जाएगा, यानी कि हम यहां पर लिख सकता हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू व्हाट, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये हो गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन, सॉरी कंजर्वेशन नहीं कन्वर्जन। अब ये बताओ कि 250 यूनिट में, तो 1 यूनिट में उतना है, तो भैया 250 यूनिट में 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कर दूं मैं, कर दूं ऐसा। अब इसको देखो, अब इसको देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको करोगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है, ये 10⁻⁷, आप 3.6 इंटू 25 कर दो, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 25 को आप 6 से करोगे, यूं देख लो आप मेरे हिसाब से देखो, 25 को आप 4 टाइम्स करते हो तो 100 आता है, ठीक है, 6 टाइम करोगे तो 150 आएगा, तो 150 का 0, ठीक है। यहां पर कैरी कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट लगा दो, फिर यहां पर करो, ये क्या आ जाता है 3, 25 इंटू 3 करोगे तो 75 आ जाता है,
75 में आप 15 ऐड करोगे तो 75 और 5 80, 80 और 10 90, यानी हो जाएगा 90 इंटू पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दे इंटू 10 टू द पावर 7। अगर आप इसको फर्दर कन्वर्ट करते हो तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगा बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी विल कंज्यूम्ड 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। कि ये हाफ वे डाउन जब होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ऐसी चीज अपन पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल। मतलब ये 40 kg का है जो आपने कितने तक रेज कर दिया है? 5 मीटर अबो, यानी कि यहां पर ले गया 40 kg के एक ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर ले गए? 5 मीटर अबो, यानी 5 मीटर अबो ले गए। तो इस कंडीशन में यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? mg इंटू एच। तो m क्या होता है यहां पर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 40 इंटू जी की वैल्यू यहां पर क्या ले लेता हूं मैं? 10 ले लेता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं g हैज बीन टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये मेंशन करना ना भूले। इफ यू आर गिविंग ए सब्जेक्टिव एग्जाम then you have to mention this that what is the value of g you have used in your calculation। ठीक है, 9.8 आप यूज करते हैं तो वो भी आप मेंशन करें। अगर आप g की वैल्यू 10 यूज करते हैं तो वो भी आप एक बार मेंशन करें, ताकि आपके आंसर्स में जो भी वेरिएशन होगा वो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो समझे उस चीज को। ठीक है, ओके। तो यहां पर g की वैल्यू 10 यूज कर ली हमने। h कितनी है? 5। भैया इसको करो, कितना हो जाएगा ये? अगर आप यहां पर चल रहे हो तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 400 इंटू 5, 420 यानी 2000 हो जाएगी, 2000 जूल्स। लेकिन आपको बोल रहा है कि ये हाफ वे डाउन आ जाता है। हाफ वे डाउन यानी कि यहां पर कहीं आ जाता है 40 kg का। हाफ वे डाउन मतलब 2.5 मीटर। पहले 5 मीटर था, अब 2.5 मीटर हो गया। तो यहां पर बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये यहां पर तो इसकी स्पीड 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 0। बट यू बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जहां पर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, हमें पता है एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर ये मैं इनिशियली बात करूं तो ये इनिशियल, और दैट विल बिकम इक्वल टू दी टोटल एनर्जी एट फाइनल कंडीशन, जो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आप देख लो, अगर वो हाफ वे डाउन आता है यानी आधे रास्ते में आ जाता है, तो यहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? 0 है, तो ये 0 लिख दिया मैंने भाई। इस कंडीशन में ये इनिशियल कंडीशन है और ये यहां पर फाइनल कंडीशन है, तो यहां तो 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? मैं ऐसे चल जाता हूं अभी ऐसे फॉर्मूले पर, mgh। ठीक है, फाइनल देखो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो तो मुझे पता ही करनी है, kf। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी? ये हाफ हो जाएगा। इसको मैं h बोलूं तो ये h/2 हो जाएगा। अगर ये टोटल h है तो ये h/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? mgh/2 यही हो जाएगी। तो क्या मैं इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बिकम mgh माइनस mgh/2। ये क्या आ जाएगा? mgh/2। ठीक है, और ये mgh की तो कैलकुलेशन अपन ने कर ही रखी है। mgh इज इक्वल टू 2000। mgh क्या है? 2000 जूल्स है, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट हाफ जो फाइनल होगी वो क्या आ जाएगी? 1000 जूल। क्या आ जाएगी बेटा? 1000 जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो टोटल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करती है, टोटल एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल स्टेज में सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है, और इक्वल करके पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, फिर काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्योंकि वो हाफ वे डाउन है। ठीक है, mgh/2 हो जाएगी, और ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या डिस्कस करेंगे ये अभी अपन बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहले तो मैं अर्थ बना दूं, ऐसी कुछ करके हमारी अर्थ होती है बेटा। ठीक है, और इस अर्थ के अराउंड ऐसे सैटेलाइट चल रहा होता है, क्या होता है ये सैटेलाइट, ये हो गया आपका सैटेलाइट। ठीक है, ये ऐसे करके मूव कर रहा होता, ओके मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, अब इस सैटेलाइट पर अगर आप बात करो तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये यही होगी टेंजेंट, टेंजेंट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और यही क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, बिल्कुल, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है। अच्छा, इस पर बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, यानी कि ये फोर्स हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सा, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, डिग्री का 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट और ये क्या, ये फोर्स। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे केस में क्या होता है, W बिकम 0 बनता है कि नहीं, यहां पर W विल बिकम F इंटू ds, और cos थीटा, cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज cos 90 इज 0, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है बेटा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0, कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 0, वर्क डन कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 0 वर्क डन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों को क्लियर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, क्या किसी फोर्स की एब्सेंस में भी किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हम तो अभी तक यही पढ़ रहे थे कि फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो पता चलेगा कि भैया यहां पर वर्क डन हो रहा है कि नहीं, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अब भैया फ्रेंड से तो आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया होगा, अब टीचर से डिस्कस कर लेते हो, करते हो टीचर से डिस्कस, चलो कोई नहीं अभी मेरे साथ कर लो। तो यहां पर इसका डिस्कशन में अपन बात करेंगे। मैंने ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर आप न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। एम मास का है, लेट्स सपोज कोई, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी यहां पर एक्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिंग फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया बेटा इस पर 0, बट ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट विल बिकम नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है बट फोर्स 0 है, लेकिन यहां पर वर्क डन तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि F इंटू ds आप करोगे, अब आपको पता है कि F 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मींस इसका आंसर क्या है, यस, यस। क्या ये यही पूछा, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यस इट कैन बी, ठीक है, ये इसका आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो एक आदमी है बेचारो, और ये ऐसा है कि ये ऐसे है, झुका हुआ है बेचारा, अब झुकेगा ही सही ना, एक बोरी लिखा रखी है, एक बंडल रखा हुआ है, यहां पर कमर पर एक बंडल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यो बंडल इसने रखा हुआ है कमर पर, और 30 मिनट तक ये खड़ा है, कितने मिनट तक, स्टैंडिंग फॉर 30 मिनट, 30 मिनट स्टैंडिंग, ये 30 मिनट से खड़ा है, लेकिन इज ही ट्रैवलिंग एनी डिस्टेंस, नो, मींस यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब वर्क डन विल ऑल्सो बी 0, F इंटू ds कर दो भैया, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन विल बिकम
जीरो, यानी कि यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और दैट्स व्हाई वर्क डन विल बिकम जीरो। अगर ये डिस्प्लेसमेंट भी करता तो ये कोई फोर्स लगाता और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता, तब कोई वर्क डन हो सकता था। लेकिन अगर इस केस में भी यूं पूछता कि इसके द्वारा लगाए गए फोर्स का नहीं पूछकर फोर्स ग्रेविटी वाले फोर्स का पूछता, तो ग्रेविटी वाला फोर्स ऐसा होता है और ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता, तो 90 डिग्री वाला केस बन जाता, तब भी वर्क डन क्या हो जाता, जीरो। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो आपको इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1500 वॉट का है, ठीक है, और हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो ये बताओ कि ये जो 1500 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर है ये कितनी एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं भैया, हमें बताया कि भाई पावर रेटिंग है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर रेटिंग इनटू टी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया 1500 वॉट, 1500 वॉट इनटू कितने घंटे के लिए, 10 हार्स। ये 10 हार्स हो गए। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1500 यानी 15000 लिख दो इसको मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा वॉट इंटू हार। ठीक है, वॉट हार हो गया। अगर मुझे यूं करना है, मैं इसको 15 ये 1000 को इधर कर दूं तो किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट इंटू हार। तो ये हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी 15 किलोवाट हार। ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको एनर्जी जूल में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1 किलोवाट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 615 90, तो 0 और ये पॉइंट का पॉइंट, यहां पर 9 कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 45 और 9 54, यानी कि हो जाएगा 54 इंटू 10⁻⁶। और यूं लिख सकते हो आप इसको, क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो आप 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी। मींस यहां पर आपके एनर्जी के दो आंसर आ जाएंगे, एक तो जूल में आएगा, एक किलोवाट हार में आ जाएगा। 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल बेटा सबको? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occurs when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? Oh no, ये सारी क्या बातें कर रहा है ये। अच्छा, तो देखते हैं। तो यहां पर यूं बोल रहा है कि पेंडुलम बॉब है, ठीक है। अब पेंडुलम बॉब क्या होता है भाई, ये यहां आ जाता है, ये यहां आ जाता है, ऐसे तो मूव करता है, ठीक है ना। ये थोड़ा गलत बन गया, बात गलत बन गई भैया, ठीक है। ये एम मास का है, लेट्स। अब यहां पर इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो यहां पर तो हाइट क्या हो जाएगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। यहां पर इसकी हाइट क्या हो जाएगी मैक्सिमम, एच मैक्स, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बट यहां पर जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और यहां पर भी सेम होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो रहेगी, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी नॉट 0। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी ऐसा, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट 0। अब ये जो है टोटल एनर्जी, हर जगह टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। यहां से आप ऐसे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन दिस ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि हाइट कम हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी विल गेट इंक्रीज्ड। तो दोनों में से कन्वर्जन चल रहा है, बट पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ऐसा ही यहां पर होगा, जब ये पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यूं जाएगा, तो इस ड्यूरेशन में यही होता है, ठीक है। आने वाले ड्यूरेशन में ये होगा और जाने वाले ड्यूरेशन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। और जाने वाले में ऐसा, ठीक है ना, यूं अगर बोले,
अगर मैं यूं बताऊं आपको कि ये यूं चल रहा है, ठीक है ना, यहां पर चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, साफ सुथरा मैं बना देता हूं। अगर ये यूं चल रहा है अभी, तो ये यहां पर यूं जा रहा होगा, फिर वापस से आएगा दूसरी कंडीशन में। तो जब ये जा रहा होगा इसमें, तो ये केस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी इस केस में, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब ये वापस आएगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब ये बोल रहा है, इसका मतलब तो ये हमेशा चलता ही रहना चाहिए, हमेशा ये चलता ही रहना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये हमेशा चलता नहीं है। और ये क्या हो जाता है, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आ जाता है मतलब इसकी टोटल एनर्जी जो अभी यहां थी, वो टोटल एनर्जी अब कम हो गई। एनर्जी कम हो जाएगी ना भाई, इसकी स्पीड कम हो गई, इसकी हाइट भी उतनी नहीं जा रही है, हाइट पर भी उतना नहीं जा रहा है, स्पीड भी कम हो जाएगी, तो एनर्जी तो कम होगी सही। तो वो टोटल एनर्जी जो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, वो जो कम हुई, टोटल एनर्जी जो कम हुआ वो कहां गया। यानी कि अगर ये कम हो रही है, टोटल एनर्जी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसको वॉयलेट कर रहा है क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को, नहीं। ये क्यों, क्योंकि यहां पर जो एयर थी, उस एयर के रेजिस्टेंस से इसके बीच में क्या लग रहा था, फ्रिक्शन। इन इसकी एनर्जी, किसकी, बॉब की एनर्जी, बॉब से एनर्जी कम हुई, और किसने ले ली, वो सिस्टम ने। किसने ले ली बेटा, सिस्टम ने। सिस्टम ने क्यों ली, क्योंकि सिस्टम इसको फ्रिक्शन दे रहा था, इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर इसकी एनर्जी सिस्टम नहीं लेता तो बॉब रुकता ही नहीं, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट एनर्जी रहती तो ये चलता रहता। तो इसकी एनर्जी किसने ले ली, सिस्टम ने। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। क्या है बेटा, कंजर्व्ड है। यानी कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल।